हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, आबंध ध्रुवणता, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आबंध ध्रुवणता क्या होता है, किसी बॉन्ड का ध्रुवीय बनना किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन का एक अणु बनाया मैंने, ये एक अणु मैं बना देता हूं ऑक्सीजन का, और ये एक अणु मैंने बना दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। देखिए सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। एक बॉन्ड का मतलब दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं साझेदारी में। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन का है। ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के ठीक बीच में रहते हैं, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं, इनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। और ये जो खींचने की ताकत होती है, इसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि विद्युत ऋणता कहा जाता है। सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होती है, पावर होती है, उसको विद्युत ऋणता कहते हैं। यहाँ पर चूंकि दोनों हाइड्रोजन सेम परमाणु है, तो दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बराबर है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को किधर भी नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं रहेंगे, बीच में ही रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन में होगा, डबल बॉन्ड बना हुआ है यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन बराबर ताकत से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑक्सीजन की तरफ नहीं खिसकेंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में ही व्यवस्थित रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों परमाणु अलग अलग हो जाए, जैसे एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया है, ये दोनों के एक एक 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, यानी अपनी विद्युत ऋणता के अनुसार, लेकिन दोनों की कैपेसिटी बराबर नहीं है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इन इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन ने थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया है आंशिक रूप से। अब जब थोड़ा सा अपनी ओर खींचा है आंशिक रूप से, तो क्लोरीन पर निश्चित ही आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज भी आना चाहिए। जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उस पर माइनस चार्ज लगाते हैं, और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहां पर क्लोरीन की तरफ आ जाता है आंशिक रूप से माइनस चार्ज, Dl माइनस, इसको आंशिक रूप से माइनस को इस तरह से लिखेंगे, और हाइड्रोजन की तरफ आ जाता है आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो बॉन्ड था, अब अपन ये कहेंगे कि ये बॉन्ड ध्रुवीय हो चुका है, इसमें दोनों तरफ ध्रुव बन चुके हैं, तो इसको अपन ध्रुवीय बॉन्ड कहें, और इसी को कहते हैं आबंध ध्रुवणता। किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु, ज्यादा विद्युत ऋणता वाले परमाणु की ओर स्थानांतरित होना, आंशिक रूप से खिसक जाना, इससे बॉन्ड ध्रुवीय हो जाता है, और इसी प्रोसीजर को कहते हैं आबंध ध्रुवणता। ये वाले जो बॉन्ड है, इनमें कोई ध्रुव नहीं बने हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं अध्रुवीय। क्योंकि इनमें ध्रुव नहीं बनते हैं, इसलिए इनको अध्रुव कहा जाता है। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, इसी में ये पढ़ेंगे अपन। आबंध ध्रुवणता के अंदर ही आता है द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखिए क्या होता है, इसको अपन म्यू के द्वारा लिखेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये जो दोनों चार्ज बने, आवेश बने, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, दूरी, दोनों आवेश प्लस बीच की दूरी का गुणनफल, किन्हीं दो आवेशों तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, यानी आवेश गुणा दूरी, क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू कहलाता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच में यदि द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है तो किस तरह से करेंगे, आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और देखिए इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम गुणा मीटर, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण का एक बड़ा मात्रक और होता है, जिसे डिबाई कहा जाता है, और इसको डी के द्वारा लिखते हैं, डिबाई।
द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक है कूलाम इनटू मीटर और दूसरा मात्रक हो गया डीबाई। एक डिबाई के अंदर 3.33564 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर होते। एक डिबाई के अंतर्गत 3.33564 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर होते। एवं जो द्विध्रुव आघूर्ण है यह एक सदिश राशि होती है। या आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सदिश और अदिश। ऐसी कोई भौतिक राशि जिसमें दिशा होती है तो उसको अपन सदिश कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण में एक दिशा है। देखिए क्या दिशा है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है एक निश्चित दिशा में हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, तो एक निश्चित दिशा हो गई। तो इसको अपन दिशा को इस तरह से इंडिकेट करेंगे, तीर के निशान को इस तरह से पीछे से काट करके कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वही होगी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण हो गई एक सदिश राशि और इसका मात्रक हो गया कूलाम इनटू मीटर या दूसरा मात्रक हो गया डीबाई। आगे अपन इसको कुछ और उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। कार्बन पर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, यहाँ पर विद्युतीयता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, इसलिए ये ऑक्सीजन कार्बन से इधर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। दूसरा वाला ऑक्सीजन है ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। ये दोनों तरफ चूंकि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है यानी दोनों सेम परमाणु है और दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं एक दूसरे से विपरीत 180 डिग्री पर और बराबर ताकत से खींच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होंगे और CO2 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हो जाएगा 0, क्योंकि कार्बन देखो जितनी ताकत से इधर वाला ऑक्सीजन खींच रहा है उतनी ही ताकत से इधर वाला ऑक्सीजन खींच रहा है। अब अगर अपन किसी वस्तु को बराबर ताकत से दोनों तरफ खींचेंगे बराबर ताकत से तो वो वस्तु वहीं पर रहेगी, किसी भी दिशा में नहीं जाएगी। यानी CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया है 0। ठीक ऐसा उदाहरण है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम पर भी 180 डिग्री पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, दूसरा क्लोरीन इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने को 0 प्राप्त होगा। ठीक ऐसा ही उदाहरण होता है बोरोन के क्लोराइड का BCl3, जिसमें बोरोन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं 120 डिग्री और तीनों क्लोरीन चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। ये क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा इधर खींचेगा और तीसरा इधर खींचेगा। अब चूंकि बोरोन को 3 साइड में बराबर पावर से अगर आप इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं होंगे और इसका भी जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने को 0 प्राप्त होगा बोरोन के क्लोराइड का। तो कुछ ऐसे यौगिक आपको प्राप्त होंगे जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 प्राप्त होगा। अगर आप बराबर ताकत लगाकर से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे दोनों तरफ तो उन यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण अपने को 0 प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण आप H2O का देखिए। H2O में ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर भी होते हैं। इस तरह से लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होते हैं वो हमेशा परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी जो दोनों लोन पेयर हैं वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ खींचे जा रहे हैं, इस लोन पेयर के द्वारा इधर खींचे जा रहे हैं। अब बात करते हैं परमाणुओं की। हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा हाइड्रोजन से। दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन देखिए इस प्रकार से हो रहा है। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं लोन पेयर के द्वारा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिणामी दिशा है वो कौन सी आएगी। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जा रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जा रहे हैं, तो दोनों दिशाओं का योग यानी ये होगा। एक देखिए इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इधर हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इधर हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से जाएंगे ऊपर की तरफ। यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, परिणामी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिणामी दिशा है वो दोनों लोन पेयर के बीच में सीधा का सीधा ऊपर की तरफ है। और H2O का जो द्विध्रुव आघूर्ण है
वो होता है 1.85 डिवाई। H2O का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 1.85 डिवाई। अगर आप इसको कूलाम मीटर में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कूलाम मीटर में चेंज करने के लिए आपको इसको करना क्या होगा, देखिए म्यू की वैल्यू आई है 1.85 डिवाई। अगर आप कूलाम मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1.85 को गुणा कर देंगे 3.33564 इंटू 10 की पावर -30 से, तो ये चेंज हो जाएगा कूलाम मीटर के अंतर्गत, जिसका मान आएगा आपके पास में 6.17 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये होता है H2O का द्विध्रुव आघूर्ण डिबाई में या कूलाम मीटर। ये आपको रखने की या याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको नॉर्मली कैजुअली ऐसे ही बताया। आपको मोस्टली ये परिणामी दिशा होती है, इनके बारे में पूछा जाता है इस तरह से अणु दे करके कि H2O के अणु में द्विध्रुव आघूर्ण की परिणामी दिशा बताइए, तो आप इस तरह से H2O का अणु बना करके और उसके पास में इस तरह से उसकी परिणामी दिशा को शो करें। इसके बाद में दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देखते हैं। देखिए अगले दो एग्जांपल हैं NH3 और NF3। देखिए दोनों लगभग सेम है, NH3 और NF3, ये दो एग्जांपल। दोनों की जो संरचनाएं होती है वो सेम ही होती है। नाइट्रोजन पर देखिए 3 हाइड्रोजन या 3 क्लोरीन, ठीक त्रिकोण जैसे अपनी तिपाई होती है उस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया और उसके नीचे जो 3 पैर होते हैं, ठीक इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन या 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ एक लोन पेयर जुड़ा हुआ रहता है। ये यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसमें इस तरह से तिपाई की तरह इस तरह से ये तीनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ एक लोन पेयर जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युतीयता ज्यादा है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा नाइट्रोजन अपनी तरफ। तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ, यानी जो नीचे तिपाई जुड़ी हुई थी उन तीनों के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, लोन पेयर खींचेगा। यानी कुल मिलाकर के 4 दिशाएं हैं और चारों के चारों में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं, अर्थात परिणामी दिशा भी यही आएगी ऊपर की तरफ। बात करते हैं NF3 की, तो यहां पर फ्लोरीन की विद्युतीयता नाइट्रोजन की तुलना में ज्यादा होती है, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा ही होती है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से इस बार अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस बार नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं। ये नीचे जो तिपाई लगा रखी थी वो तीनों नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और लोन पेयर खींच रहा है ऊपर की तरफ। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर तीनों से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे, लोन पेयर भी ऊपर ही खींच रहा था, जबकि यहां पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच रहे हैं और लोन पेयर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। यानी लोन पेयर इनकी जो पावर है उनको कुछ कम कर देगा। भाई 3 जने नीचे खींच रहे हैं, एक जना ऊपर भी तो खींच रहा है, तो वो जो एक ऊपर जो आकर्षित कर रहा है वो ऊपर वाले नीचे वाले जो 3 है उनके प्रभाव को कुछ कम करेगा। फिर भी हालांकि कुल मिलाकर के जो परिणामी दिशा है वो तो नीचे की तरफ ही रहेगी, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन विस्थापन यहाँ पर हो रहा है NH3 में उतना NF3 में नहीं हो। NH3 में तो क्या हो रहा है, देखिए चारों इलेक्ट्रॉन विस्थापन ऊपर की तरफ ही हो रहे हैं, जबकि NF3 में 3 इलेक्ट्रॉन विस्थापन नीचे की तरफ हो रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन विस्थापन ऊपर की तरफ हो गया। यानी NF3 की तुलना में NH3 में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन ज्यादा होगा, इसलिए देखिए NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अपने को अधिक प्राप्त हो रहा है। NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 4.9 इंटू 10 की पावर -30, जबकि NF3 में द्विध्रुव आघूर्ण कम प्राप्त होगा 0.8 कूलाम प्रति मीटर। तो सॉरी 0.8 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि NH3 की तुलना में NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण कम क्यों होता है। तो आपको ये बताना है कि NH3 में तो क्या होता है कि जो लोन पेयर होता है, NH3 में लोन पेयर द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ही, तो ये तो द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जबकि NF3 में जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा में खींच करके और द्विध्रुव आघूर्ण को कम कर देता है, अपोजिट साइड में खींच करके और द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर रहा है, कम कर देता है। इसलिए NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा और NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा। ये था अपना आज का वीडियो द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।